लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था पता है तुम लोगों को? लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? सर रिवीजन करवाए थे। उसके पहले कहाँ तक पढ़ा दिया सर गया? सर उसके पहले मैं प्रेजेंट ना था, दादी जी एक्सपायर कर दी थी तो नहीं था। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाया गया है, कोई बताओ। किसी को पता है कहाँ तक क्लास चली है, कहाँ तक पढ़ाया गया है, कितने सब्जेक्ट, कितने चैप्टर खत्म हो गए? देखो, सेमीकंडक्टर फिजिक्स तुम लोगों का हो गया था। पीएन जंक्शन डायोड भी तो ये सब पढ़ा दिया था तुम लोगों को। सब पढ़ाया जा चुका है सब। देखो, यहाँ से तुम लोगों को पीएन जंक्शन डायोड बताया था मैंने। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरह से मिलाते हैं कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर समान रहे, तो इस तरह से जो जो जंक्शन बनता है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। इसे पीएन जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। डायोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है। ठीक है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लेना तुम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। सर जंक्शन का मतलब संबंध होता है क्या सर? जंक्शन का मतलब ये होता है जहां दो चीजें जुड़ती हैं। ठीक है, वही जंक्शन होता यस है। तो सर। इसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जुड़ रहा है, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर जुड़ रहा है। तो जहां पे जुड़ रहे हैं दोनों ये जैसे है, ये एरिया जो है ये जंक्शन है। इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो जहां पे दोनों जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक। तो ये तुम्हारा जो है जो डायोड बनता है वो क्या होता है कि एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पीएन जंक्शन बन जाता है। डायोड क्यों बोलते हैं बता दिया तुम लोगों को। फिर क्या होता है, एक होती है डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर क्या होती है कि जब हम डायोड पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं, तो जैसे मान लो कि ये जंक्शन है हमारा, ये मान लो जंक्शन है। तो जंक्शन के दोनों ओर, एक ए और एक ए दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। यहाँ ना तो होल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ केवल क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयन, वो भी आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इमोबाइल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर पाते। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है जंक्शन के दोनों ओर का, जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं और केवल इमोबाइल आयंस होते हैं, उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या चार्ज फ्री रीजन। ठीक है। ये जो डिप्लेशन लेयर होती है यही रोकती है चार्ज को इस तरफ से इस तरफ आने के लिए। इसी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। डिप्लेशन लेयर खत्म होगी तभी चार्ज इधर से उधर फ्लो होंगे और करंट फ्लो होगी। तो डिप्लेशन लेयर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। ठीक है।
तो ये सिंबल है, ये जो है ये डायोड का सिंबल है, इसको सब लोग रट लेना। एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो डिप्लेशन लेयर, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो डिप्लेशन लेयर हमारी खत्म हो जाएगी और चार्ज जो है मूव करना शुरू कर देंगे और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में कैसे आता है, जब डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड के एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो हमारा डायोड किस में चला जाता है, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित वोल्टेज पर जो है करंट फ्लो होती है। ये करंट का ग्राफ है। तो जिस वोल्टेज पे करंट फ्लो होना शुरू होती है उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज के बाद करंट हमारी क्या हो गई, बढ़ना है। तो वह फॉरवर्ड बायस में डायोड पर लगाया गया वह मिनिमम वोल्टेज जहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहाँ देखो लिखा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, टर्न ऑन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज। इतना नाम है इसका, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, टर्न ऑन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज। नी क्या है, देखो घुटने का आकार का है, पहले ऐसे फिर ऐसे चला गया। ठीक है, नी वोल्टेज। और यह मिनिमम वोल्टेज है जिसको लगाने पे करंट फ्लो होना शुरू होगी फॉरवर्ड बायस में डायोड को। ये सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये याद रखो, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो यही कभी कभी पूछ लेता है कि नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिलिकॉन के लिए कितना होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। यह सबको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जब हम डायोड को रिवर्स बायस में करते हैं। रिवर्स बायस में क्या करोगे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है डायोड के पी टाइप से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एन टाइप से जोड़ दोगे। जब हम इस तरह से कर देते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो डिप्लेशन लेयर को पार नहीं कर पाते हैं और पार न कर पाने के कारण डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से रिवर्स बायस में डायोड में कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक बहुत ही सूक्ष्म करंट या बहुत ही स्मॉल माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। यह किसके कारण फ्लो होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। ठीक है, सर डिप्लेशन तो ये है, लेयर जो होती हाँ डिप्लेशन लेयर जो होती है वो रिवर्स बायस में मतलब बढ़ कैसे जाती है, चौड़ी कैसे हो जाती है सर? कैसे चौड़ी हो जाती है, ऐसे हो जाएगी। अभी देखो जैसे तुम्हारा डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे मान लो यहाँ से देखो, ये है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारी डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, इसमें केवल चार्ज नहीं है, केवल क्या है, ये मोबाइल आयंस हैं। अब तुमने क्या किया कि अगर पी टाइप है तो इधर तुमने निगेटिव लगा दिया और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव लगा दिया बैटरी का। तो अगर इधर निगेटिव लगाए हो तो होल्स को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, और इधर आकर्षित पॉजिटिव लगाए करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और होल्स इधर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जी डिप्लेशन सर। लेयर के चारों तरफ ये और दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि अब बैटरी से हम क्या कर रहे हैं, इनको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसको भी अपनी खींच रहे तरफ खींच रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और इधर से होल्स खींच रहे हैं। तो इसके कारण डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। समझ में आई बात? हैं। जी समझ में आ गई सर। ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई रिवर्स लीकेज करंट क्या होती है, लीकेज करंट क्या होती है, जैसे जब हम डायोड को रिवर्स बायस में रखते हैं तो आमतौर पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वह रिवर्स बायस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, और उस कंडीशन में एक बहुत ही सूक्ष्म करंट फ्लो होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, इसका मान टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मान टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, जो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 2 गुनी हो जाती है।
ये याद रख लो, रिवर्स लीकेज करंट का मान टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये फार्मूला है रिवर्स लीकेज करंट का। अगर फार्मूला है तो ये है I02 इक्वल टू I01 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। ये पावर में है 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। T2 क्या है? टेम्परेचर है। T1 हमको टेम्परेचर पता है। T2 टेम्परेचर पे अगर हमको रिवर्स लीकेज करंट ज्ञात करनी है तो ये फार्मूला लगाना है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल से तुम लोग समझ जाना। अब उसके बाद आता है ब्रेक डाउन ऑफ डायोड इन रिवर्स बायस। ब्रेक डाउन ऑफ डायोड इन रिवर्स बायस मतलब ये कि किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। अगर हम डायोड का रिवर्स बायस बढ़ाते चले जाएंगे तो एक निश्चित सीमा के बाद जो है उसके अंदर जो हमारे क्या कहते हैं इमोबाइल आयंस हैं या जो कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो बहुत तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस होंगे और करंट होना शुरू हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या है कि जब डायोड का रिवर्स बायस हम बढ़ाते जाते हैं एक निश्चित वोल्टेज पर, जब एकाएक बॉन्ड टूट जाते हैं और बहुत अधिक चार्ज कैरियर उत्पन्न होने के कारण करंट का मान बढ़ जाता है, तो उस निश्चित वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये सब पढ़ा दिया हूँ, एक लेक्चर में मैंने इसको पढ़ाया था। ब्रेक डाउन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एवलांचे ब्रेक डाउन और एक होता है जीनर ब्रेक डाउन। एवलांच ब्रेक डाउन क्या होता है? एवलांच तुम लोगों ने देखा होगा पहाड़ों पे क्या होता है, जो बर्फ गिरती है, ऐसे पहाड़ होता है, ऊपर से एक थोड़ी सी बर्फ गिरी और नीचे आते 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 एकदम पूरा जो है बर्फ ही पूरा आ जाती है। ठीक है, तो मतलब शुरुआत में थोड़े से शुरुआत हुई और उसके बाद एकदम पूरा जो है पहाड़ का पूरी बर्फ गिरने लगती है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं एवलांच। ठीक है, तो एवलांच में क्या होता है कि जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, इनमें इतना एनर्जी आ जाती है कि ये बॉन्ड को तोड़ देते हैं। बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उससे एक इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होल क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस तरह से एकाएक जो होता है बॉन्ड बहुत ज्यादा टूटते हैं और चार्ज कैरियर्स उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण करंट का मान एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ये किसके कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, ये याद रखना है, एवलांच ब्रेकडाउन किसके कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? जीनर ब्रेकडाउन वो होता है कि जब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं या जो हम रिवर्स बायस वोल्टेज लगाए हैं उसका मान इतना अधिक बढ़ जाए कि बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। यहाँ पे गतिज ऊर्जा कारण हो रहा है, यहाँ पे जो हम वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं या जो हम वाई वोल्टेज लगाए हैं उसका मान इतना अधिक कर दे रहे हैं कि बॉन्ड टूट जा रहे हैं और एकाएक बहुत अधिक जो है चार्ज कैरियर मिल रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन इसमें लिखा हुआ है। अब देखो क्या होता है कि जीनर ब्रेकडाउन की क्या होता है, जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 6 वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया, तुम लोग आगे जब पढ़ोगे तो जीनर डायोड खरीदने जाओगे, जीनर डायोड में मांगोगे कि हमें 6 वोल्ट का जीनर डायोड दे दो, 8 वोल्ट का जीनर डायोड दे दो, 12 वोल्ट का जीनर डायोड दे दो। तो इस तरह से जो जीनर डायोड होते हैं उनका मान फिक्स होता है कि यह इतने वोल्ट पे ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो हम जो है दो प्रकार के ब्रेक डाउन होते हैं, एक एवलांच ब्रेक डाउन होता है, जीनर ब्रेक डाउन होता है। जीनर ब्रेक डाउन जो होता है वो कम वोल्टेज पे होता है इन कंपेरिजन टू एवलांच ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अगर कम वोल्टेज हो रहा है इसका मतलब इसकी डोपिंग ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हमारा विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो 1 डोपिंग होती है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होती है। तो अगर डोपिंग बहुत ज्यादा होगी तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगी तो ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस जीनर ब्रेकडाउन में डोपिंग ज्यादा होती है, ये बात याद रखो कि जीनर ब्रेकडाउन में डोपिंग ज्यादा होती है। तो देखो ये जो रिवर्स बायस में जो चित्र बना हुआ है यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन हुआ है, ये जो वाला जो पहले हो गया है कम वोल्टेज पे इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, और जो दूसरा हुआ है इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो देखो एवलांच ब्रेकडाउन जो है अधिक वोल्टेज पे हुआ है, जीनर ब्रेकडाउन जो है कम वोल्टेज पे हुआ है। ठीक, और ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है, डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें देखो क्या है कि डायोड क्या है, एक जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन को लेके हम लोगों ने बनाया है।
सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? आवाज जा रही है मेरी तुम लोगों के पास? सर सुन रहे हो? यस सर। क्या पढ़ा रहा हूँ अभी? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, ये बताओ, कोई बताओ। VI characteristics of diode। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। अब इसमें देखो क्या है कि ये हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये हमारा रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में देखो जर्मेनियम के लिए जो कट इन वोल्टेज क्या लिखा हुआ है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए क्या लिखा हुआ है 0.7 वोल्ट। तो कट इन वोल्टेज तुम लोगों को बता दिया हूँ कि जहां से करंट फ्लो होना शुरू होती है। तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। और यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि जो जर्मेनियम होती है उसकी करंट पहले फ्लो होती है और सिलिकॉन की थोड़ा सा बाद में, तो इसलिए जो है ये दो करंट है। लेकिन तुम लोग रिवर्स बायस में ये जानो कि ये रिवर्स, यहाँ पे देखो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन होने के बाद करंट का मान क्या हो गया, बढ़ गया है, और उसके पहले करंट का मान क्या है, नियत है। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक से, खैर ऑब्जेक्टिव टाइप में तो बहुत मुश्किल है पूछना, लेकिन कट इन वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर कभी पूछे तो ऐसे बनाना है। इस तरह से ये बना हुआ है, इसी तरीके से बनाना है वी आई कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमारा क्या है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा। देखो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो जर्मेनियम के लिए पहले करंट फ्लो होने शुरू हो जाएगी, सिलिकॉन के लिए बाद में, क्योंकि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो जो डायोड जो होता है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। डायोड जो होता है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है कि यदि किसी सर्किट का जो है रेजिस्टेंस R है और उसमें उसके अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई किया गया तो उसमें I करंट फ्लो होगी और उनमें संबंध क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R या R इक्वल टू V अपान I। ये ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि क्या कहते हैं, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, और R एक हमारा नियत वैल्यू होगी। तो इस अनुसार से क्या होगा कि जो हमारा V और I कैरेक्टर, जो V I कैरेक्टरिस्टिक ओम्स लॉ का बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इधर V होगा इधर I होगा और इस तरह से करंट फ्लो होगी, ये लीनियर करंट फ्लो होगी। ऐसे V और I का मान क्या होगा, नियत होगा, R होगा, जो कि एक कांस्टेंट है। तो करंट हमारी कैसे फ्लो होगी, लीनियर फ्लो होगी। लेकिन इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, एक्सपोनेंशियल फ्लो हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही है। देखो डायोड में करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस तरह से। लेकिन वही हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब डायोड जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और इसमें जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, जबकि ओम्स लॉ में क्या होता है, लीनियर होता है। ये बात पता रहनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायोड ओम्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है क्योंकि डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है, एक्सपोनेंशियल है। अब देखो ये डायोड जब फॉरवर्ड बायस में था तब की बात है, ये फॉरवर्ड बायस में, इसको तुम लोगों को बता दिया हूँ कि फॉरवर्ड बायस में बायसिंग कैसे करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी टाइप से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के एन टाइप से जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, एक निश्चित वोल्टेज के बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। रिवर्स बायस में क्या होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पी टाइप से जोड़ देते हैं।
और उसमें करंट क्या फ्लो होती है, सिलिकॉन के लिए ये होती है, जर्मेनियम के लिए ये होती है। ठीक है, ये फिर बनाया है बच्चे ने। एक होता है जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ डायोड। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है कि दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में जब एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है तो उससे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये चार्ज को स्टोर करता है। तो बेसिकली देखो, जो डायोड होता है उसमें एक डिप्लेशन लेयर होती है, और डिप्लेशन लेयर के बीच में मैंने बताया था कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इधर चार्ज होगा, इधर चार्ज होगा, लेकिन डिप्लेशन लेयर के बीच में कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो अगर इधर चार्ज है, इधर चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि ये कंडक्टिंग प्लेट है और बीच में क्या है, इंसुलेटर है। तो इस तरह से डायोड जो है एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। ठीक है, C = ε/A/d। तो इसको बोलते हैं डिप्लेशन या ट्रांजिशन कैपेसिटर। डिप्लेशन या ट्रांजिशन कैपेसिटर। डायोड में दो प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, एक डिप्लेशन या ट्रांजिशन कैपेसिटर होता है जो रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में अगर डायोड को हम माने इस तरह से, देखो ये डिप्लेशन लेयर है हमारी और इधर हम मान ले कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, क्योंकि इधर चार्ज है, तो बीच में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी, और कैपेसिटेंस फार्मूला क्या हो जाए, ε/A/d, जहाँ d क्या है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी C का मान उतना कम होगा। ठीक है, लेकिन ये किसमें लागू होगा, ये रिवर्स बायस में हो, क्योंकि रिवर्स बायस में ही डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से एक हमको क्या मिलता है, कैपेसिटेंस मिलता है, जिसको बोलते हैं डायोड एक कैपेसिटर की तरह भी काम करता है, जिसको बोलते हैं डिप्लेशन कैपेसिटर या ट्रांजिशन कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका मान कि रिवर्स बायस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और रिवर्स बायस वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। C = K/√V। मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, मतलब D का मान बढ़ेगा, D का मान बढ़ने पे क्या होगा, C का मान कम होगा। तो मतलब कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो रिवर्स बायस वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात इसको ध्यान से तुम लोग देख के समझ लेना, इसको सब लिखा हुआ है यहीं पे। ठीक है, इतने में ही तुम लोग समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस किस में होता है, ये होता है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड डिफ्यूजन कैपेसिटर क्या होता है, जैसे मान लो कि जब हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, तो एक तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब ये देखा जाए कि यहाँ पर चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे चार्ज बहुत कम है, तो बीच में एक हिसाब से देखा जाए एक गैप है। ठीक है, तो इसी गैप के कारण जब चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ मूव करते हैं तो एक कैपेसिटेंस बनता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसका मान फॉरवर्ड बायस में बढ़ता है। ठीक, ये देखो बना हुआ है चित्र, ये फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बस ये इतना जानो कि डिप्लेशन कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में काम करता है, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, एक होती है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। तो ड्रिफ्ट करंट बेसिकली क्या होती है, जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन करंट किस लिए होती है, जो चार्ज कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। देखो डिफ्यूजन करंट क्या होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है और यहाँ चार्ज बहुत कम है, तो चार्ज क्या करेंगे, ज्यादा से कम की ओर जाएंगे। तो ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज में मूवमेंट हो रहा है, अगर मूवमेंट हो रहा है किसी चार्ज में तो इसका मतलब करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो ये होती है डिफ्यूजन करंट, मतलब कि चार्ज के कंसंट्रेशन या डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और वहीं जब जो है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जानते रहो सब लोग। डिफ्यूजन करंट जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, और ड्रिफ्ट कर नहीं, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये ठीक है, ड्रिफ्ट करंट वोल्टेज अप्लाई करने के कारण बैटरी लगाने से करंट फ्लो होती है, ठीक है, उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं।
डिफ्यूजन करंट किसके कारण होती है? चार्ज डेंसिटी के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अब आता है डायोड, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट है, केवल सर्किट जानते रहो तुम लोग, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, एक डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दिखाते हैं, तो ये थोड़ा सा जानते रहो कि डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है, ठीक। बाकी और कुछ नहीं। देखो आइडियल डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, ये जानते रहो सब लोग। ये जो आइडियल डायोड है हमारा, आइडियल डायोड का मतलब ये होता है कि जब हम फॉरवर्ड बायस में करें तो तुरंत करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आइडियल डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, अर्थात वोल्टेज बढ़ाने पे करंट का मान एकाएक बढ़ जाएगा। ये देखो करंट का मान एकाएक बढ़ गया, ठीक है। वहीं रिवर्स बायस में क्या करेगा, ओपन सर्किट करेगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये आइडियल डायोड का कर्व है। प्रैक्टिकल डायोड का कर्व क्या होता है कि करंट धीरे धीरे बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड दोनों। आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब कि फॉरवर्ड बायस में करंट एकाएक बढ़ जाती है। वहीं रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। प्रैक्टिकल डायोड का कर्व जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वही रहता है, इसको जानते रहो सब लोग। अब उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ठीक है। डायोड का एप्लीकेशन क्या है, रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, क्लिपर, क्लैंपर। अब देखो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बताओ रेक्टिफायर क्या होता है? सर डीसी टू एसी करता है सर। डीसी टू एसी में एसी कन्वर्ट टू करता डीसी है, नहीं सर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। हाफ वेव होता है, एक फुल और एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। देखो रेक्टिफायर क्या होता है कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है, या ये कह सकते हो जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आई? तो रेक्टिफायर का पहले तो परिभाषा सब लोग, हाँ, तो रेक्टिफायर की सब लोग पहले परिभाषा जानते रहो कि रेक्टिफायर जो होता है वह एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, या बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे एसी सिग्नल क्या होता है वो लिखा गया है। अब हम लोग देखो, हम लोगों ने क्या किया, डायोड पढ़ लिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डायोड, हम लोग डायोड का एप्लीकेशन क्या क्या है वो चीज पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, रेक्टिफायर। दूसरा क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर। तीसरा क्या है, क्लिपर और क्लैंपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो क्या करता है कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक। अब जैसे मान लो कि हम लोग क्या है, हम लोगों ने डायोड को पढ़ा, डायोड क्या करता है कि करंट को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, प्रयोग होगा। इसका प्रयोग कहाँ है, रेक्टिफायर में। मतलब कि अगर हमको कहीं डीसी सप्लाई की जरूरत है तो वहां पर हम लोग डायोड का प्रयोग करेंगे, रेक्टिफायर बनाएंगे, फिर उससे रेगुलेटर बनाएंगे, फिर डीसी यूज करेंगे, ठीक। जैसे तुम लोग मोबाइल चार्ज करते हो, ठीक है, मोबाइल चार्जर सब लोगों ने देखा है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मोबाइल चार्जर जो तुम लोग देखे हो, तो उसमें क्या होता है कि जब तुम लोग उसको क्या करते हो, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो बैटरी होती है उसको कितना वोल्ट चाहिए होता है चार्ज होने के लिए? 5 वोल्ट सर। 3.5 वोल्ट। हाँ, 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। तो 3.7 वोल्ट की बैटरी है तो मान लो उसको 3.5 वोल्ट या 4 वोल्ट चाहिए, ठीक। लेकिन 4 वोल्ट या 3.5 वोल्ट क्या चाहिए, डीसी चाहिए। लेकिन घरों में जो सप्लाई आ रही है वो क्या आ रही है, एसी आ रही है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। माइक्रोफोन ऑफ करो, किसका ऑन है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो एसी आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रेक्टिफायर यूज करेंगे। और रेक्टिफायर में क्या लगता है, डायोड लगता है, ठीक है।
डायोड की मदद से रेक्टिफायर बनता है। देखो ये सब भी बाई डायरेक्शनल सिग्नल है और ये डीसी सिग्नल है, ठीक है। अब रेक्टिफायर क्या होता है? वह डिवाइस या वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये तीनों चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड यूज होगा, ठीक है। और यह क्या करेगा, एक वेव नेगेटिव वेव को कट कर देगा, केवल पॉजिटिव वेव ऊपर मिलेगी। तो मतलब आउटपुट पे हमको क्या मिल रही है, केवल आधी वेव मिल रही है। आउटपुट पे देखो केवल पॉजिटिव, ये फुल वेव है। फुल वेव कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, लेकिन आधी इसकी क्या हो जा रही है, कट जा रही है। यहाँ देखो आधी क्या हो गई, कट गई, नीचे वाली नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब आउटपुट पे हमको फुल वेव नहीं मिल रही है, केवल हाफ वेव मिल रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझ में आई? हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड का प्रयोग करते हैं और इसके आउटपुट पर हमको केवल पॉजिटिव साइकिल मिलती है, नेगेटिव साइकिल नहीं मिलती है। या तो केवल नेगेटिव साइकिल मिलेगी, पॉजिटिव नहीं मिलेगी। कहने का मतलब केवल हाफ वेव मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब क्या कहते हैं, एनालिसिस किया गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसमें तुम लोगों को केवल रिजल्ट याद करना है, ठीक है। अब आती है डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू क्या है, आई एम अपान पाई। आई एम क्या है, आई एम है जो है पीक करंट, ठीक है। आई एम क्या है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम जो हमारी करंट होगी उसका और अपान पाई करोगे तो आई डीसी मिल जाएगी, मतलब जो हमको डीसी मिल रही है वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है आई आर एम एस। आई आर एम एस का फार्मूला क्या है, आई एम बाई टू। जो हमारी पीक क्या कहते हैं करंट है, उसके डिवाइड बाई टू करोगे तो आई आर एम एस मिल जाएगी। इनको केवल याद करो, फार्मूले याद करो। एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी होगी इसकी 40.6। मतलब कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 14.6%, मतलब 40.6% उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। ये सब लोग याद करो, क्योंकि फुल वेव को क्या कर रहा है, हाफ कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इसका मतलब कि ऑलरेडी हमको आधी पावर तो मिल ही नहीं रही आउटपुट में। तो इसका मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो एफिशिएंसी हमारी 50% होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कुछ इंटरनल लॉस भी होते हैं इसलिए इसकी एफिशिएंसी होती है 14.6%। ये सब लोग जानते रहो, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारा रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर कितना होता है, 1.21। तो रिपल फैक्टर जितना ज्यादा होगा, मतलब रिपल फैक्टर एक आता है कि डीसी में हमारा एसी कंपोनेंट कितना है। तो रिपल फैक्टर मतलब हम डीसी चाह रहे हैं लेकिन उसमें एसी कंपोनेंट भी है, तो इसका मतलब कि गड़बड़ है। तो रिपल फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा रेक्टिफायर गड़बड़ होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, 1.21, और एफिशिएंसी कितनी होती है, 14.6। यही जब हम फुल वेव रेक्टिफायर में जाएंगे तो एफिशिएंसी हमारी डबल हो जाएगी और रिपल फैक्टर हमारा हाफ हो जाएगा। अब आता है पीक इनवर्स वोल्टेज। एक होता है, ये होता है जो हमारा मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वीएम, वही होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब इसके बाद आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंटर टाइप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेंटर टाइप रेक्टिफायर क्या है, ये देखो, ये हमारा सेंटर टाइप रेक्टिफायर है। मतलब कि दो डायोड लगाए और जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसके सेंटर से हमने एक रेजिस्टेंस दिया, लोड, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर टाइप। मतलब कि सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से हमने ये लोड लगा दिया, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर टाइप रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज 2 Vm होता है, जबकि इसमें क्या होता था, Vm होता था। ये ज्यादा डीप में ना जाओ, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है फुल वेव रेक्टिफायर का ये कर्व है। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर क्यों है, ये यहाँ पे देखो जो आउटपुट हमको मिल रहा है इसमें पूरी वेव मिल रही है। डायरेक्शन एक हो गई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, लेकिन वेव हमारी क्या है, पूरी है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। जो यहाँ पे नेगेटिव हाफ वाली हाफ वेव नहीं मिल रही थी वो भी यहाँ पे मिल रही है और पॉजिटिव हाफ में हो गई है,
तो इसका मतलब इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। वेव जो हमारी इनपुट पे थी वही मिल रही है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में सारी मिल रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि यूनिडायरेक्शनल मतलब एक हिसाब से डीसी है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, ये एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी सिग्नल में, या यूनिडायरेक्शनल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया, या बाई डायरेक्शनल सिग्नल को इसमें कन्वर्ट कर दिया, यूनिडायरेक्शनल में। एक ही डायरेक्शन है ना, नेगेटिव तरफ कुछ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का जो हमारा चित्र होता है इस तरह से होता है। ठीक है, इसको सब लोग बनाना जान लो, बाकी इसमें ज्यादा वो मत करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बस यही पूछेगा ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो देखो सेंटर टाइप में हमारे दो डायोड थे, यहाँ पे केवल दो डायोड लगे थे सेंटर टाइप में। इसमें देखो केवल दो डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, वहीं ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगेंगे। ये देखो यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्रिज रेक्टिव सेंटर टाइप में 2 डायोड लगते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगते हैं। सेंटर टाइप में पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम था और इसमें केवल वीएम होगा। ठीक, अब उसके बाद आता है कि आईडीसी। आईडीसी हाफ वेव रेक्टिफायर की डबल हो जाएगी, उसमें IM अपान पाई था तो इसमें 2 IM अपान पाई हो जाएगा। अब देखो इसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी 14.6 थी, इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, 81.2 हो जाएगी। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 81.2, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट डबल इसकी एफिशिएंसी हो गई। रिपल फैक्टर उसमें क्या था, 1.21 था, इसमें क्या हो जाएगा 48, 0.48, मतलब उसका एक हिसाब से अगर देखा जाए तो आधे के बराबर हो गया, 0.48 हो गया। ठीक, तो रिपल फैक्टर इसका क्या है 0.48, एफिशिएंसी क्या है 81.2, ये उसका जस्ट एफिशिएंसी जस्ट डबल है, रिपल फैक्टर जस्ट हाफ है। अब उसके बाद क्या है, कंपैरिजन ऑफ सेंटर टाइप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में कंपैरिजन है। ठीक है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टाइप में 2 डायोड यूज करते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज करते हैं। ठीक, एवरेज डीसी करंट हाफ वेव रेक्टिफायर में IM अपान पाई होती है, इसमें 2 IM अपान पाई, 2 IM अपान पाई। IRMS इसमें IM बाई 2 होता है, इसमें IM बाई रूट 2, IM बाई रूट 2। एफिशिएंसी इसमें 14.6, इसमें 81.2, 81.2। रिपल फैक्टर 1.21, 0.48, 0.48। अब एक होता है रिपल फ्रीक्वेंसी। देखो रिपल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हम इनपुट फ्रीक्वेंसी देते हैं उतनी होती है, FI, और लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो जाती है, 2FI हो जाती है। तो याद रखो, रिपल फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी रहती है वही होती है। पीक इनवर्स वोल्टेज इसमें VM होता है, इसमें 2 VM होता है, इसमें VM। ये टेबल सब लोग रट लेना। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज क्या होता है, आमतौर पे सीधा सा इसका मतलब है कि ये क्या करता है कि पावर सप्लाई बनाने का काम आता है। मतलब कि AC सिग्नल अगर इधर है तो उसको DC में कन्वर्ट करने के लिए आता है ये। ठीक है, तो सबसे AC सिग्नल को DC में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप जो होता है उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, जो कि AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जैसे मान लो कि AC सिग्नल है तो सबसे पहले हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो कि उस AC सिग्नल की वैल्यू को कम करेगा, और फिर उसके बाद रेक्टिफायर यूज करेंगे, और फिर फिल्टर यूज करेंगे। ठीक है, और फिल्टर के बाद फिर क्या यूज करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे, तब ये DC सिग्नल प्राप्त होगा। तो एक हिसाब से ये इतने कंपोनेंट लगते हैं AC को DC में प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले क्या लगेगा, ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन होता है, जो कि AC को AC में ही कन्वर्ट करता है लेकिन उसके वोल्टेज की वैल्यू कम कर देता है। फिर उसके बाद रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसमें रिपल्स रहते हैं। रिपल्स को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फिल्टर्स। फिल्टर के बाद जो रिपल्स कम हो जाते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। फिर उसके बाद हमारा AC सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाता है, DC सिग्नल में। अब उसके बाद देखो फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स जान लो
क्या काम करते हैं, रिपल को कम करने के लिए यूज होते हैं। दो प्रकार के फिल्टर होते हैं, एक्टिव फिल्टर होते हैं, पैसिव फिल्टर होते हैं। इसमें ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। और इसमें दो तरह के फिल्टर, एक कैपेसिटर फिल्टर होता है, एक इंडक्टर फिल्टर होता है। बस देखो ये फिल्टर है, तो ये रेक्टिफायर का आउटपुट इस तरह से हमने बताया था, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ये होता है। तो फिल्टर क्या करे, जो रिपल्स हैं रिपल्स को थोड़ा कम कर देगा। देखो रिपल्स को कम कर दिया, थोड़ा सा डीसी की तरह सिग्नल आने लगा। तो फिल्टर का मेन काम क्या है, रिपल्स को कम करना। इसको पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन कम ही आएगा। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ डायोड। टाइप्स ऑफ डायोड क्या होते हैं, इसको तुम लोग जो है पढ़ लेना, फिर उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी सब पढ़ा दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जब अगली क्लास होगी तो उसमें टाइप्स ऑफ डायोड तुम लोग बताऊंगा, ठीक। टाइप्स ऑफ डायोड में जेनर डायोड, पावर डायोड, वायरेक्टर डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, टनल डायोड, इसको सब लोग पढ़ लेना, ठीक है। किसी कुछ पूछना sir. है अभी? नो सर। किसी को कुछ पूछना है? सर फिल्टर में जैसे कि कैपेसिटर का ही इस्तेमाल करते हैं केवल, किसका? फिल्टर प्रोसेस में कैपेसिटर का यूज करते हैं सर? कैपेसिटर इंडक्टर दोनों का यूज करते हैं। जी सर। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है वोल्टेज वेरिएशन को कम करता है, और इंडक्टर जो है करंट के वेरिएशन को कम करता है, ठीक है। नोट्स में पढ़ना लिखा होगा पूरा, ठीक है। जी सर, जी जी। और कुछ किसी को पूछना है? नो सर। एग्जाम 21 तारीख से शुरू होने वाला है क्या सर? एग्जाम का तो स्कीम आ गई है, देखा नहीं तुम लोगों ने? नहीं सर, अभी नहीं देखा, ग्रुप में नहीं आई थी, उस पर चेक किया था 22 जब मैं तारीख से एग्जाम है तुम लोग। क्या है? 22 तारीख से सर। हाँ यस सर। चलो अभी पढ़ाई करो सब लोग, ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।